पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल से संबंधित है। राज्यपाल अपने पद पर रहता है 5 वर्ष, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 7 वर्ष। राज्यपाल अपने पद पर रहता है। जल्दी से कमेंट आने शुरू हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। मैं आशा करता हूं। राज्यपाल हमेशा अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल क्या आता है, सामान्यतः कार्यकाल पूछे ना तो 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष के बाद हटा दिए जाते हैं। लेकिन सीधा पूछे अपने पद पर तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब चाहे उसको किसी राज्य से हटाया जा सकता है। अब राजनीतिक में अगर देखना तो कोई भी राज्यपाल ढंग से 5 वर्ष पूरे नहीं करता है, कई बार ही करता है। अपने राजस्थान में 5 या 6 ही राज्यपाल ऐसे हुए जिन्होंने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया है, बाकी कोई नहीं है। पिछले कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने 5 वर्ष पूर्ण किए। ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे पहले, उन्होंने 5 वर्ष पूरा किया है। अब वर्तमान में कौन है? कलराज मिश्र। और कितवें नंबर के हैं? 21वें नंबर के हैं। कितने? 21वें नंबर के हैं। आप ये मान के चलो 1950 से लेकर 2021 तक कितने साल होते हैं? लगभग 70 साल होते हैं। तो 70 सालों में कितने आने चाहिए? अगर 5 वर्ष पूरे होते तो पद तो लगभग 14 ही राज्यपाल आते हैं, लेकिन कितने आ चुके हैं? 21वें राज्यपाल आ चुके हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। तो इस तरह का नॉलेज थोड़ा दिमाग लगाया करो इस प्रकार का। दूसरा, राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर सकता है अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को, विधानसभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को, या प्रधानमंत्री के सलाह से। राज्यों के अंदर जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं ना, राज्यपाल नियुक्त करता है, ये बात क्लियर है। लेकिन किसको किस प्रकार नियुक्त करता है ये आपको बताना है कि क्या राज्यपाल सीधा ही किसी विधायक को मंत्री बना देता है? क्या बना देता है? ऐसा नहीं, कभी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है ना, तभी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाता है। और उनके विभाग के जो बंटवारा करता है वो मुख्यमंत्री करता है। तो राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है। अब देखो, मैंने आपके लिए मुहिम शुरू कर दी। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे लगातार चर्चा करूंगा, ताकि उससे संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाए। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग की जाती है समय अपनी इच्छा से कभी भी, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर, केंद्र सरकार के आदेश पर, उपयुक्त 2 व 3 दोनों। क्या उत्तर होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राज्यपाल विधानसभा भंग करता है, पक्की बात है, ये तो क्लियर है। किसके सिफारिश पर करता है? तो ध्यान रखना, उपयुक्त 2 व 3, यानी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर और केंद्र सरकार के आदेश पर विधानसभा भंग होती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्र आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय शासनकाल, आपको पता होगा। और मुख्यमंत्री अगर सिफारिश कर देता है तो भी भंग हो जाती है। दो टाइप से भंग हो जाती है। अगला, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य कौन करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य कौन करता है? उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, या फिर उपयुक्त में से कौन? कौन करता है जब राज्यपाल का पद समाप्त हो जाए? तो हमेशा ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो काम करता है। लेकिन साथ में संविधान संशोधन 1956 के तहत ये कर दिया गया कि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मरने वाले मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, वो कौन थे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया या हरदेव जोशी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो बरकतुल्ला खां राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे और पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। राजस्थान के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से कर दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है। टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। द्वितीय निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो उत्तर हो जाएगा जयनारायण व्यास। अच्छा, मैंने द्वितीय पूछा है तो प्रथम कौन है? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। ये छोटी छोटी बारीक बातें होती है पॉलिटिकल में, जिनको अच्छे तरीके से समझना होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? जयनारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान में आज तक 5 ही उप मुख्यमंत्री हुए हैं। कितने? 5 ही उप मुख्यमंत्री हुए हैं। अब बताइए आप, क्योंकि इनका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री का। सिर्फ प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की सलाह के लिए उप बनाते हैं। तो पहले थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो पहली विधानसभा से लगातार 10 विधानसभा जीते। ये तो आपको पता ही होगा, जिसको राजस्थान का चाणक्य भी कहते हैं।
पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा 10 बार लगातार विधायक बनना चाणक्य से कम थोड़ी है। चाणक्य था इतनी राजनीति में कूटनीति की थी जो लगातार 10 बार जीते। तो हरिदेव जोशी कौन थे? हरिदेव जोशी 3 बार सीएम भी बने थे, 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। राजस्थान भाषा के विद्वान और राजस्थान में रामायण के रचयिता कौन थे? बड़ी बात, रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन राजस्थानी भाषा में भी किसने रामायण लिख दी? और ये 2017 के पेपर जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था। राजस्थानी भाषा में रामायण लिखने वाले थे हनुमंत किंकर। किसने लिखी? हनुमंत किंकर, याद रखना। और गीता को अंग्रेजी में किसने लिखा था? आनंद राम ने। गीता को सॉरी राजस्थानी भाषा में किसने लिख दिया? आनंद राम ने। कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है? कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली कहा जाता है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती या मेवाड़ी? सही जवाब हो जाएगा मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ी बोली जाती है और मानक बोली कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी और मालवी को दोनों को रगड़ा, कुंडी में गाल के रगड़ा तो कौन सी बन गई? रागड़ी। मारवाड़ी और मालवी को कुंडी में गोटे से रगड़ा तो कौन सी? रागड़ी बन गई। ध्यान रखना कौन से मिश्रण से? रागड़ी बनी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, क्रोली में बोलने वाली भाषा कौन सी है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, क्रोली में हड़ौती, ब्रज, मेवाती या बागड़ी? अलवर भरतपुर का जब भी नाम आ जाता है ना, तो आपके दिमाग में कौन सी भाषा जाएगी? मेवाती। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों तथा उदयपुर के पर्वतीय भागों में प्रचलित बोली कौन सी है? अब उदयपुर के पर्वतीय भाग नाम आते ही पर्वतीय भाग में भील रहते हैं, तो उनकी प्रचलित बोली कौन सी है? मेवाड़ी, गुजराती, मेवाती, बागड़ी। तो जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो बागड़ क्षेत्र है वहां पे कौन सी? बागड़ी बोली बोली जाती है। इसको बागड़ी को भीलों की बोली कहा गया है। राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है? राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है? राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हिंदी। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए। तो सही जवाब इसका क्या दिया है? राजस्थानी। राजस्थान के निवासियों की मूल भाषा कौन सी है जो लोगों के दैनिक जीवन की भाषा है? राजस्थानी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में साहित्य की प्रोन्नति व साहित्यिक सचेतना के प्रचार प्रसार हेतु 28 जनवरी 1958 को कहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई? देखिए सीधा क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 को कहां की गई? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली। देखो ये कुछ अकादमियां है राजस्थान में जहां से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको बढ़िया तरीके से मैं 4-5 तो यहाँ बता दूंगा। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर में। अगला, माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? माघ पुरस्कार किस अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, साहित्य राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर या फिर राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। माघ पुरस्कार, अब माघ पुरस्कार राजस्थान के इनको कहते हैं वाल्मीकि। ठीक है, संस्कृत भाषा के थे तो जाहिर सी बात है राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा दिया जाता है। अगला, राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? सिंधी, ब्रज, उर्दू ये सारी कहाँ पे? हिंदी अकादमी सब जयपुर में, लेकिन इनकी स्थापना भी पेपर में पूछी जाती है। तो राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कंठस्थ कर लेना, बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना, पेपर में आते आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1979 के अंदर उर्दू अकादमी की स्थापना हुई। राजस्थानी भाषा व साहित्य के विकास हेतु राजस्थानी भाषा साहित्य के विकास हेतु राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर की स्थापना कब हुई? अब एक तो ये आपको पता लग गया राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में 1983, 1969, 1958 या 1978 में। कहा कब स्थापना हुई? तो जनवरी 1983 को स्थापना हुई। कब? जनवरी 1983 को। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पे है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान जयपुर, टोंक, अजमेर, जैसलमेर। कहाँ पे है? नाम से ही पता लग जाएगा, टोंक के अंदर है, मुस्लिम रियासत में। विवाह से संबंधित रस्म है कांकण डोरडा, पहरानवी, बरी पड़ला, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी विवाह से संबंधित रस्म है? तो सारी यही है, कांकण डोरडा,
पहरानवी, बरीपाडा, और जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका विवाह हो चुका है, उसको तो पता है, इन सारी स्टेज से गुजर के गया है वो। और जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ, जो इंतजार कर रहा है कि नौकरी लगने के बाद मैं विवाह करूंगा। राजस्थान में सती प्रथा सबसे अधिक किस जाति में प्रचलित है? राजस्थान में सती प्रथा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र, तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि जो सती प्रथा की है वो राजपूतों में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के किस दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? महाराजा अनूप सिंह के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? आपको पता लगता लगभग जितने भी राजस्थान के अंदर संस्कृत जो ग्रंथ थे ना, उनका राजस्थानी भाषा में अनुवाद अनूप सिंह के काल में हुआ था लगभग। ठीक है, तो इनके दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? भाव भट्ट। कौन थे? भाव भट्ट थे। प्रख्यात कथक व बेले नर्तक पंडित उदय शंकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? पंडित उदय शंकर का संबंध किस जिले से है? कथक नृत्य आपको पता है, कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उदयपुर से संबंध रखते हैं। पेपर में सीधा सीधा आता है, पंडित उदय शंकर का संबंध किससे? उदयपुर से। और किसके नर्तक है ये? कथक के है, ध्यान रखना। अगला, मोहन वीणा के आविष्कारक पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध राज्य के किस जिले से है? बहुत गौरव की बात है, मोहन वीणा जो वाद्य यंत्र है उसका आविष्कार करने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध हमारे राजस्थान के एक जिले से है। ये बहुत बड़ी बात है, जयपुर जिले से इनका संबंध है। पुंडरीक विठल जयपुर के किस महाराजा के आश्रित कवि व संगीतज्ञ थे? पुंडरीक विठल, नाम सुना है ना, राग मंजरी और कल्पद्रुम मर्केई इनकी रचनाएं हैं। पुंडरीक विठल जयपुर के किस महाराजा के आश्रित कवि व संगीतज्ञ थे? जल्दी से कमेंट में स्वाई प्रताप सिंह, माधो सिंह, मान सिंह, 2 व 3, क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब है महाराजा माधो सिंह और मान सिंह, दोनों मान सिंह द्वितीय, ध्यान रखना। तो 2 व 3 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध मांड गायिका स्वर्गीय गौरी बाई का संबंध किस जिले से है? गौरी देवी, एक गौरी बाई और है, और ये गौरी बाई तो है वागड़ की मीरा। ये गौरी देवी जिनका जन्म पाली में हुआ था, मांड गायिका है ये भी। और ये देखिए कौन सी है, प्रसिद्ध मांड गायिका सौ गौरी देवी का संबंध किस जिले से है? तो ये किसे है? जोधपुर से है। ये पाली में इनका जन्म हुआ था, स्वर्गीय गौरी बाई है ये, स्वर्गीय गौरी बाई जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर। 2-3 गौरी बाई है, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता? चंबल, बनास, काली सिंध, माही नदी। 4 नदियों में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता? अब आपको नदियों का उद्गम पता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। तो देखो, चंबल का तो मध्य प्रदेश से होता है, जनापावा की पहाड़ी से। काली सिंध का भी होता है और माही नदी का भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बनास नदी, जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। राजस्थान की किस नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है? राजस्थान की किस नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी शिमला हिमाचल प्रदेश से होता है? गग्गर, लूणी, बाणगंगा, सोम। जल्दी से कमेंट करके बताइए। कालका की पहाड़ी हिमाचल शिवालिक श्रेणी से गग्गर नदी का जो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी है। लूणी का नाग पहाड़ी अजमेर, बाणगंगा विराट की पहाड़ी जयपुर, सोम नदी बिछामेड़ा उदयपुर। विराट की पहाड़ियां जयपुर से कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन भी आ गया। विराट की पहाड़ी जयपुर से कौन सी नदी निकलती है? गग्गर, बेड़च, पार्वती, बाण गंगा। तो अर्जुन की गंगा किसको कहते हैं? बाण गंगा को, जो विराट की पहाड़ी से निकलती है। काली सिंध नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखो आ गया ना, एक नदी का टॉपिक आ गया तो 4-5 नदियों से आगे, ताकि वो सारी क्लियर हो जाए। पादरला की पहाड़ियां उदयपुर, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, वागली गांव देवास मध्य प्रदेश, अमरोरू की पहाड़ी धार जिला मध्य प्रदेश। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही जवाब वागली गांव देवास मध्य प्रदेश से होती है ये। और ये आपको पता है झालावाड़ और प्रवेश करती हुई कोटा के नरोरा गांव में चंबल में मिल जाती है। निम्न में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है, सोम नदी बीछामेड़ा उदयपुर से निकलती है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, कोई नहीं। क्या कोई असंगत है इसमें से? है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। सही जवाब कोई असंगत नहीं है, सारे के सारे सही है, तीनों ही सही है। अगला, राजस्थान की वह नदी जिसे कामधेनु
चरमवती नाम से पुकारा जाता है तथा जो कोटा संभाग की सबसे बड़ी नदी है। नाम आते ही राजस्थान की कामधेनु, प्राचीन नाम चरमवती, और कोटा में आपको पता है चंबल नदी है। अर्जुन की गंगा के नाम से मशहूर राज्य की कौन सी नदी है? तो अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। बहुत ही नाम आसान सा है, बाण गंगा। कौन सी गंगा? अर्जुन की गंगा। कौन सी? बाण गंगा। राज्य में काली मटियार दोमट मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? अब यहाँ पे आपको बताना है, काली मटियार मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, चंबल माही बेसिन में पाई जाती है। जो नीचे वाला क्षेत्र है ना, कोटा क्षेत्र में, कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है यहाँ पे। अगला, जल द्वारा चादरी अपरदन किन जिलों में अधिक होता है? जल द्वारा चादरी अपरदन सर्वाधिक किन जिलों में होता है? चादरी अपरदन, ध्यान रखना, सिरोही राजसमंद में सबसे ज्यादा होता है। जल द्वारा मतलब हिम, हिम की बारिश होती है वहां पे, वो अपरदन होता है। यानी सिरोही माउंट आबू क्षेत्र में जो बर्फ होती है वो पिघल कर नीचे गिरती है, उसको चादरी अपरदन कहते हैं। एक होता है हवा, वायु अपरदन, हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का टिकाव होता है, जैसे मिट्टी कटाव होता है। और एक होता है जल, जल के द्वारा मिट्टी का कटाव। और एक होता है चादरी अपरदन, तो बर्फ के शिलाओं के माध्यम से होता है। राज्य के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़, देखो जलोढ़ को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी कहते हैं। एक तो ये याद रखना, जैसे जलोढ़, जैसे जल के द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी हो जाएगी, किस क्षेत्र में है? तो जाहिर सी बात है, किस क्षेत्र में होगी? जलोढ़ मिट्टी। अब कोटा बाराड़ोती क्षेत्र में तो काली मिट्टी है, तो वहां तो है नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरतपुर और धौलपुर में। ये गंगा यमुना के मैदान से बनती है। मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान किसका उपयोग है? मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की अगर समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, नाइट्रोजन, या सभी का? किसका किया जाएगा? तो ध्यान रखना, क्षारीयता की बात आए तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है। राज्य में घग्गर बाढ़ ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? यानी घग्गर को राजस्थान का शोक कहते थे कभी, अब मृत नदी कहते हैं, क्योंकि अब जल्दी लुप्त हो जाती है, इतना जल भी नहीं आ पाता इसके अंदर। गंगानगर और मानगढ़ में ज्यादातर बहती है, तो गंगानगर में तो बहुत ही मुश्किल से पहुंचता है, पानी पहुंचता ही नहीं है, ठीक है, जिसको नाली कहते हैं। अब क्या है, तो वहां किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहां मिट्टी पाई जाती है भूरी मटियार कछारी मिट्टी। भूरी मटियार कछारी मिट्टी, यानी कछारी दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, लेकिन किस प्रकार की है? भूरी मटियार। राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ, तो राजस्थान की क्या, विश्व की क्या, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो गंगा, जो जल के द्वारा बहाकर नई मिट्टी का निर्माण करते हैं, जिसको खादर कहते हैं, और पुरानी हो जाती है उसको बांगर कहते हैं। नागौर पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर और पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली बालू तो नहीं है, इधर पश्चिमी में ज्यादा नहीं, नागौर में कम है। लाल भी नहीं है, भूरी नहीं है, तो भूरी पीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? भूरी पीली रेतीली। राज्य में भारत सरकार की सहायता से पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई? राज्य में भारत सरकार के द्वारा पहली मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई? तो 1958 में स्थापित की गई। कपूर्डी व जालिपा किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? कपूर्डी व जालिपा किस ऊर्जा स्रोत से संबंधित है? तो कपूर्डी व जालिपा में लिग्नाइट कोयला निकलता है। कौन सा? लिग्नाइट कोयले से विद्युत भी उत्पादित की जाती है। राजस्थान में हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित परियोजना है। हिंदुस्तान पावर, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित परियोजना है, तो बरसिंगसर ताप परियोजना है। कौन सी? बरसिंगसर ताप परियोजना। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण रेडा की स्थापना कब हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण रेडा की स्थापना कब हुई? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुई। अब रेडा और आरपीसीएल को मिलाकर दोनों से अक्षय ऊर्जा निगम बन चुका है, जिसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित है? तो ध्यान रखना, बायोगैस की बात आ जाए तो उदयपुर इसका उत्तर हो जाएगा। लिग्नाइट क्षेत्र पलाना किस जिले में स्थित है? पलाना बहुत चर्चित है अभी। लिग्नाइट कोयले, सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया जाता है राजस्थान में, लिग्नाइट पलाना बीकानेर में, ठीक है। और अभी केंद्र सरकार द्वारा तीसरा मेगा फूड पार्क भी कहां स्थापित किया जाएगा? पलाना बीकानेर में। राजस्थान ऊर्जा एजेंसी रेडा का कार्य क्या है? अब रेडा का कार्य सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा का विकास भी है, पवन ऊर्जा का विकास भी है, और बायोगैस यानी गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इन सब की एजेंसी का कार्य रेडा। अब रेडा से नाम क्या आ गया? अक्षय ऊर्जा निगम मिलकर। राजस्थान में पवन ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला,
पवन ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला, पंखों की नगरी किसको कहते हैं? पंखों की नगरी, तो पंखों की नगरी जैसलमेर में सबसे ज्यादा संभावना है। अगला, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम बहुत खास कार्यक्रम है ये, तो याद रखना, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था। आज का अंतिम क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हुई थी। तो तीसरी याद रखना 1961 से 66, कौन सी थी? 1961 से 66, 1961 से 1966।